हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडीज़ को बहुत कंसंट्रेशन और बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मैं आपको ये चैप्टर दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में मैं लूँगी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर स्टोन स्टैचूज, फिर ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड टेराकोटा। फिर इसके बाद का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं पहले ये पैराग्राफ रीड करके आपको बता देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। The art of Indus Valley civilization emerged during the second half of 3rd millennium BC. The form of art found from various sites of the civilization include of sculptures, seals, pottery, jewelry, terracotta figures, etc. The artists of that time surely had fine artistic sensibility and a vivid imagination. Their delineation of human and animal figures was highly realistic in nature, since the anatomical details included in them were unique, and in the case of terracotta art, the modeling of animal figures were done in an extremely careful manner. So, first of all, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब इमर्ज हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ थर्ड मिलीनियम बीसी के सेकेंड हाफ में। अब ये थर्ड मिलीनियम बीसी क्या है? थर्ड मिलीनियम बीसी का स्पैन था 3000, दैट 3000 ईयर्स थ्रू 2001 बीसी। दिस पीरियड ऑफ टाइम करस्पॉन्ड्स टू द मिडिल ब्रॉन्ज एज, मतलब ये अर्ली मिडिल ब्रॉन्ज एज को ये करस्पॉन्ड करता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अर्ली एम्पायर इन द एंशियंट नियर ईस्ट। तो ये था थर्ड मिलेनियम बीसी, और जो इस बीसी का जो सेकेंड पार्ट था उस वक्त हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट, द फॉर्म्स ऑफ आर्ट फाउंड फ्रॉम वेरियस साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन इंक्लूड। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त कुछ आर्ट्स के फॉर्म जो पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्ट्स है वो है स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स एटसेट्रा। इस वक्त के जो आर्टिस्ट थे उनका थॉट, उनका इमेजिनेशन बहुत रियलिस्टिक था, उनकी सेंसिबिलिटी वॉज बियॉन्ड द इमेजिनेशन, उनका इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा विविड था। और हर आर्ट को, हर कोई भी आर्ट उनने बनाया हो, चाहे वो सील हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, बहुत ही डेप्थ में जाके, बहुत ही वाइड इमेजिनेशन के साथ उनने अपना वो आर्ट बनाया, उनने अपना वो स्कल्पचर बनाए। सो दिस वॉज अबाउट द आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम, दैट उस वक्त भी आर्टिस्ट का इमेजिनेशन कितना वास्ट था, कितना वाइड था। सो ये दिया हुआ है। नाउ द टू मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, एक था हड़प्पा, एक था मोहनजोदारो। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दोनों पाकिस्तान में लोकेटेड है। हड़प्पा is located in Sahiwal district in Punjab, Pakistan, and Mohenjo-daro is located in Larkana, Sindh, Pakistan. मोहनजोदारो पाकिस्तान कंट्री के सिंध स्टेट में लरकाना नाम के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और हड़प्पा पाकिस्तान कंट्री के पंजाब स्टेट के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आपने पढ़े होंगे वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका जिक्र हुआ है। ये दोनों टू मेन साइट्स बोले गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसके अलावा इंडिया के भी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे इम्पोर्टेड साइट्स एक्सकवेट हुए हैं। वो है कुछ लोथल एंड धौलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा, रोपर इन पंजाब, कालीबान इन राजस्थान एटसेट्रा। ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ इस पैराग्राफ के जो जो मेन पार्ट्स है, आप उसको नोट कर लीजिए। इसके नोट्स भी मैं वीडियो के साथ आपको भेज दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका मिल जाएगा। Now, other markers were houses, markets, storage facilities, offices, public bath, etc., arranged in a grid-like pattern.
There was also a highly developed drainage system. While Harappa and Mohenjo-daro is situated in Pakistan, the important sites excavated in India are Lothal, Dholavira in Gujarat, Rakhighari in Haryana, Ropar in Punjab, Kaliban in राजस्थान. ये सब इंडिया के इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स है, ये लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपर, कालीबान, ये है इंडिया के साइट्स. इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको नोट करके लिख लीजिए. नाउ स्टोन स्टैचूज, पत्थर के स्टैचूज, पत्थर की मूर्तियाँ. Statues, whether in stone, bronze, and terracotta, found in Harappan sites are not abundant but refined. The stone statuaries found at Harappa and Mohenjo-daro are excellent example of handling three-dimensional volumes. In stone are two male figures. One is torso in redstone and other is bust in bearded man in soapstone, which are extensively discussed. The figure of bearded man, interpreted as a priest, is wrapped with a shawl coming under the right arm and covering the left shoulder. The shawl is decorated with trefoil pattern. The eyes are a little elongated and half closed, as in meditative concentration. The nose is well formed and of medium size. The mouth is of average size and close cut moustache and a short beard and whiskers. The ear resembles double shells with a hole in the middle. The hair is parted in the middle and the plain woven fillet is passed round the head. An armlet is worn on the right hand and holes around the neck suggest a necklace. तो ये स्टोन स्टैचू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. वो एबंडेंट नहीं है बट रिफाइंड है अपने नेचर में. दे आर रिफाइंड इन नेचर, दे आर नॉट एबंडेंट. फिर दो स्टोन स्टैचूज है जिसका बहुत बार जिक्र हुआ है. टू मोस्ट फेमस बोला जाए या टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला जाए, दो टाइप के मेल फिगर्स है. वन इज टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन एंड अदर इज अ बस्ट ऑफ ए ब्रीडेड मैन. टू मेल फिगर्स का जिक्र हुआ है यहाँ पे. एक है टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन एंड अदर इज बस्ट ऑफ ए ब्रीड मैन इन सोपस्टोन. तो यहाँ पे ब्रीडेड मैन का ये बताया हुआ है, बस्ट ऑफ अ प्रीस्ट, ब्रीडेड प्रीस्ट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. उसका जो फिगर है, इट इज इंटरप्रिटेड एज अ प्रीस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, he is wrapped with a shawl coming under the right arm and covering the left shoulder. जिस टाइप से हम साड़ी पहनते हैं ना, लेडीज साड़ी पहनती, उस टाइप से उनने उस शॉल को ऊपर रखा हुआ है ऐसा. उसमें ट्रीफॉयल पैटर्न्स जैसा उस शॉल पे ट्रीफॉयल पैटर्न्स बनाए हुए हैं. आइज थोड़े से इलोंगेटेड है एंड हाफ क्लोज एज इन मीडिएटिव कॉन्सेंट्रेशन. और बहुत मतलब आधा बंद है, बहुत डीप. मीडिएटिव मतलब बीच का कॉन्सेंट्रेशन बोले मीडिएटिव. या तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत डेप्थ का. जब अपन कुछ सोचते हैं तो अपनी आंखें हाफ बंद हो जाती है, आपने नोटिस किए होंगे. तो इस टाइप से वो उस कॉन्सेंट्रेशन में बैठे हुए हैं, ये बताया हुआ. नोज इज वेल फॉर्म्ड एंड ऑफ मीडियम साइज. The mouth is average size and close-cut moustache and a short beard and whiskers. The ear resembles double shells with a hole in middle. The hair is parted in the parted in the middle, and a plain woven field is passed through the head. An armlet is worn on the right hand and holes around the neck suggest a necklace. तो ये स्टोन स्टैचू का जो है, ब्रीडेड मैन का जो स्टोन स्टैचू है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. आप इसको भी नोट कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है.
तो ये था स्टोन स्टैचू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज कास्टिंग। सो नाउ ब्रॉन्ज कास्टिंग। The art of bronze casting was practiced on a wide scale by the Harappans. The bronze statues were made using the lost wax technique, in which the wax figures were first covered with a coating of clay and allowed to dry. तो ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग का जो आर्ट है वो हरप्पन्स प्रैक्टिस करते थे उस आर्ट को, और इस आर्ट को लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनाया जाता था। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता था, जो वैक्स रहता था, जो वैक्स फिगर्स होते थे, उसको पहले क्ले का कोटिंग दिया जाता था और फिर उसको ड्राई किया जाता था। देन द वैक्स वॉज हीटेड एंड मॉल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू ए टाइनी होल मेड इन द क्ले कवर। फिर वो वैक्स जो था, जो वैक्स जिसको हमने क्ले से कोट किया था, उसको हीट किया जाता था और टाइनी होल बनाया जाता था क्ले में। फिर गर्म होने के बाद वो क्ले जो वैक्स मेल्ट होता था वो क्ले के होल के थ्रू बाहर मेल्ट होके निकल जाता था। द हॉलो मोल्ड दस क्रिएटेड वॉज फिल्ड विथ मॉल्टन मेटल which took the shape of original shape of object। फिर जो क्ले बचा, अब तो पूरा वैक्स मेल्ट होके बाहर निकल गया, बस क्ले का जो कोट बना हुआ था वो ऐसा हार्ड हो गया गर्म होने से। फिर उस क्ले का जो हॉलो क्ले था उसमें मॉल्टन मेटल डाला जाता था और फिर वो मेटल ओरिजिनल शेप ले लेता था ऑब्जेक्ट का। मेटल जब मॉल्टन मेटल डालते हैं वो क्ले में, जब भी मॉल्टन मेटल डाले तो ठंडा होने के बाद शेप ले लेता था वो मॉल्टन मेटल। तो फिर तो वो मॉल्टन मेटल नहीं रहा ना, मेटल तो फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ गया और वो ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, जो शेप हम उसको देते। जैसे कि हम अगर कोई भी शेप के ग्लास में या कोई भी शेप के कटोरे में पानी डालें और उसको फिर हम फ्रीज़र में डाल दें तो वो बर्फ़ उस हॉलो ऑब्जेक्ट का शेप ले लेता है। उसी टाइप से ये भी है फंडा। इन ब्रॉन्ज once the metal cooled the clay cover was completely removed। जब वो मेटल कूल हो जाता है तो जो क्ले कवर रहता था वो completely रिमूव हो जाता था। In bronze we find human as well as animal figure, the best example of former being statue of girl popularly titled dancing girl। तो यहाँ पे इन ब्रॉन्ज वी फाइंड ह्यूमन एज ए एनिमल फिगर्स, द बेस्ट एग्जाम्पल इज ए डांसिंग गर्ल। तो इसमें जो ह्यूमंस का जो ह्यूमन और ब्रॉन्ज में एनिमल और ह्यूमन फिगर का जो भी ये बना है, क्या बोलते हैं यार, जो भी उनका मॉडल बना है उसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा एक डांसिंग गर्ल का। अमंग्स द एनिमल फिगर इन ब्रॉन्ज बफेलो विथ इट्स अपलिफ्टेड हेड, बैक एंड स्वीपिंग हॉर्न्स एंड गोट ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट। ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज पॉपुलर एट द मेजर सेंटर ऑफ Bronze casting was popular at all the major centers of Indus Valley Civilization। Indus Valley Civilization में जो ब्रॉन्ज कास्टिंग था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है एज़ कम्पेयर टू द स्टोन स्टैचू जो हमने देखे इससे पहले, एंड इसके बाद भी हम देखेंगे, सील्स देखेंगे, ऑर्नामेंट्स देखेंगे। तो इस सब में से ब्रॉन्ज कास्टिंग सबसे पॉपुलर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द कॉपर डॉग एंड द बर्ड ऑफ लोथल एंड ब्रॉन्ज फिगर ऑफ ए बुल फ्रॉम कालीबान आर इन नो वे inferior of human figures of copper and bronze from Harappa and Mohenjo-daro। Metal casting appears to be a continuous tradition। अभी तक ये ट्रेडिशन चल रहा है मेटल कास्टिंग का। हम कहीं भी पुराने जगह में जाते हैं, गांव वगैरह में जाते हैं या पहले भी मेटल कास्टिंग होता था। एक हॉलो सा बॉक्स टाइप में या हॉलो सा एक ऑब्जेक्ट लेते थे, उसमें मॉल्टन मेटल डालते थे। फिर जब वो पूरा मेटल जब सूख जाता है तो वो क्ले अपने आप रिमूव हो जाता था
तो वो जो मेटल रहता था वो हॉलो ऑब्जेक्ट का अपने से शेप ले लेता था। अभी तक वो ट्रेडिशन चलते आया है। The late Harappan and Chalcolithic sites like Daimabad in Maharashtra yielded excellent example of metal casting sculptures. They mainly consist of human and animal figures. It shows how the tradition of figure sculpture continued down the ages. इन स्कल्पचर्स को फिगर स्कल्पचर्स कहा जाता है और अभी तक ये प्रथा चलती आई है, अभी तक ये ट्रेडिशन चलता आया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया ब्रॉन्ज कास्टिंग का। मैं यहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके दे रही हूँ, आप उसको नोट कर लो। ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक्स ऑन वाइड स्केल, हरप्पन made using lost wax technique. और एक चीज़, लॉस्ट वैक्स टेक्निक इसे क्यों कहा गया है? तो मैंने आपको बताई कि जो वैक्स फिगर रहता था उसको पहले क्ले का कोटिंग दिया जाता था, फिर उसको गरम किया जाता था, क्ले को गरम किया जाता था और वो क्ले में पहले होल भी बनाया जाता था, फिर उसको गरम किया जाता था। गरम करने के बाद उसके अंदर का जो वैक्स है वो मेल्ट होके होल से निकल जाता था, तो वहाँ का वैक्स तो लॉस्ट हो गया, निकल गया, इसलिए। और फिर उसमें मॉल्टन मेटल डाल के मेटल को शेप दिया जाता था, तो वैक्स तो निकल गया, इसलिए वो उस टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताई हूँ। ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भी मैं देखती हूँ। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इतना इनफ होगा आपके लिए। बाकी का जो है पार्ट, टेराकॉट, सील्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब मैं आपको कल कवर कर दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। तब तक आप इतना पढ़ो, इसमें से और मेन पॉइंट्स अगर आप निकाल सकते हो तो आप निकाल लो। इसके बाद का पार्ट हम कल करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। पढ़ते रहो इंडिया। थैंक यू।